गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे। देखो, केमिकल काइनेटिक्स में हमने बात की है किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन की, कैसे उसे एक्सप्रेस करते हैं ये हमने सीखा। रेट ऑफ रिएक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखना सीखा पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यही सारी चीजें हैं जो आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखवाते हैं, आपसे कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दे देते हैं, वहां उसकी कंसंट्रेशन दे देंगे आपको रिएक्टेंट की, और रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछेंगे। और आप जानते हो रेट ऑफ रिएक्शन आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हो, फिर चाहे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक रिएक्शन दी है जो कि कुछ इस तरह से प्रोसीड हो रही है। यहाँ देखो 2A, A के 2 मोल, B का 1 मोल रिएक्ट करके A टू B दे रहे हैं। वहां पर आपको रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इन्होंने एक्सप्रेस करके बताया कि रेट लो आपको दे रहे हैं कि इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन लिखी जा रही है इस फॉर्म में KA/B², यानी कि जो रेट है वो A की कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर पर डिपेंड कर रही है और B की कंसंट्रेशन की सेकंड पावर पर डिपेंड कर रही है। ओके, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और उसके अलावा इन्होंने ए और बी की कंसंट्रेशन दी है आपको इनिशियल में, जब रेट आपकी स्टार्ट होती है स्टार्टिंग में आपको कंसंट्रेशन दी है ए की 0.1 और बी की दी है 0.2। ओके, अब इस स्टार्टिंग पॉइंट पर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन आप जानते हो कैसे एक्सप्रेस करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर इन्होंने एक्सप्रेस करके बताया है कुछ इस तरह से कि रेट जो है वो डिपेंड कर रही है ए की 1 पावर पर और बी की सेकंड पावर पर, KA/B²। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको K की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू। तो आप इनिशियल पर आपको जब कंसंट्रेशन दे दी तो आपके लिए रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर रेट लो लिखा हुआ दे दिया क्वेश्चन में, ए की कंसंट्रेशन दे दी, बी की कंसंट्रेशन दे दी, K की वैल्यू भी दे दी। तो आप इनिशियल में रेट ऑफ रिएक्शन कुछ इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। 2.0 × 10⁻⁶ हमारे K की वैल्यू थी और A की कंसंट्रेशन रखी, आपने B की कंसंट्रेशन रखी, उस पर स्क्वायर किया, ठीक है। रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में रेट लॉ इस तरह से दिया हुआ था। तो हमारे पास इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकल कर आया 8 × 10⁻⁹ मोल। आप वही जो इसका K का इन्होंने वैल्यू दिया था, ठीक है, K की वैल्यू की जो यूनिट थी आप वही यूनिट यहाँ पर लिखने वाले हो, ठीक है। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल में आ गया। अब थोड़ी देर बाद जब रिएक्शन प्रोसीड होती रही तो उसके बाद इन्होंने कहा कि आफ्टर सम टाइम ए की जो कंसंट्रेशन है रिड्यूस टू 0.06 मोल एट इनवर्स। ए की कंसंट्रेशन जो कि 0.1 थी वो रिड्यूस होकर कहाँ पहुंच गई, 0.06 पर। अब आपसे इस पॉइंट पर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। पहले तो ए की कंसंट्रेशन भी दी थी, बी की कंसंट्रेशन भी दी थी, अब सिर्फ ए की कंसंट्रेशन दी, बी की कंसंट्रेशन नहीं दी और रेट ऑफ रिएक्शन लिखवा रहा है। तो हम ए की कंसंट्रेशन के थ्रू ही बी की कंसंट्रेशन तक पहुंचेंगे। यहाँ देखो, रिएक्शन कुछ इस तरह से गिवन है आपका क्वेश्चन में कि जब ए के 2 मोल रिएक्ट करते हैं बी के 1 मोल के साथ, तब जाकर आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। तो आप कह सकते हो कि ए का 1 मोल बी के हाफ मोल से रिएक्ट करेगा, यही चीज है। तो इसी चीज को लेकर हम आगे चलेंगे और बी की कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो देखो, नाउ जब आपकी रिएक्शन आगे बढ़ी तो आपने देखा मोल ऑफ ए कंज्यूम, ए की कंसंट्रेशन 0.1 से 0.06 हो गई, तो यानी कितना पार्ट उसका कंज्यूम हुआ, 0.04। 0.1 में से 0.06 आपने माइनस किया, तो यानी इतना पार्ट कंज्यूम हो गया 0.04। तो अब बी का कितना पार्ट कंज्यूम होगा वो चीज यहाँ से निकालो। जब ए के 2 मोल रिएक्ट करें तो बी का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो ए के जब 1 मोल रिएक्ट करेगा तो बी का हाफ मोल रिएक्ट करेगा, ये चीज क्लियर है। तो ए का जो 0.04 जो है वो रिएक्ट कर गया, यानी वो कंज्यूम हो गया पूरी रिएक्शन में, तो बी का जस्ट उसका हाफ हो जाएगा, यही चीज है। तो बी के जो मोल कंज्यूम होंगे वो क्या होंगे, इसके ए के जो मोल कंज्यूम होंगे इसके हाफ हो जाएंगे। रिएक्शन देखकर ही हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यानी बी के कंज्यूम हुए 0.02 मोल, इतने मोल कंज्यूम हो गए। तो अब बचा कितना, जितना बचेगा उसी के बेस पर, जितनी कंसंट्रेशन बचेगी उसी के बेस पर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे। ए की बची हुई कंसंट्रेशन तो इन्होंने हमें दे दी थी, तो अब बी की हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बी का कितना था स्टार्टिंग में, 0.2 था, तो 0.2 में से अब कितना उसका मोल जो है वो कंज्यूम हो गया वो माइनस कर दो आप 0.02, तो यानी बची हुई कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 0.18 मोल लीटर इनवर्स में। क्लियर हुई ये चीज। अब इसी कंसंट्रेशन को लेकर आप रेट लो में इस कंसंट्रेशन को फिट करोगे। रेट लो आपको गिवन है, वहां आपने ए की कंसंट्रेशन, के की वैल्यू रखी, ए की कंसंट्रेशन जो कि रिड्यूस होकर आई थी, बी की आपने निकाली 0.18
और रेट लो के अकॉर्डिंग उसका स्क्वायर करना होगा, तो आपको रेट यहाँ पर मिलेगा 3.89 इंटू 10⁻9 मोल। ठीक है, वही आप रेट कांस्टेंट का यूनिट था वो आप यहाँ पर पुट करने वाले हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। आपको किसी एक की कंसंट्रेशन दे देगा, दूसरे की पूछेगा, तो वो आपको अगर इक्वेशन दी हुई है तो उसकी बेस पर आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसे नोट डाउन करो। अब हम बात करेंगे इसी के बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में जिस तरह से हमसे पूछ रहा है कि जो अमोनिया है हमें दे दिया उसने और उसके डिकम्पोजिशन के लिए रिएक्शन हमें बताई और कहा कि वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। वहां हमसे पूछा है कि जो अमोनिया की डिकम्पोजिशन पर जो हाइड्रोजन बनता है उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन बताओ, और जो अमोनिया की डिकम्पोजिशन पर नाइट्रोजन बन रहा है आप उस नाइट्रोजन का भी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो सबसे पहले हमने रेट को कुछ इस तरह से लिखना देखा था, हमें रिएक्शन की बने, ठीक है, अमोनिया है, प्लैटिनम सरफेस पर ऑब्जर्व हो रहा है और कुछ इस तरह से हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे रहा है। बैलेंस रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो एक बार रेट लो लिखकर देखेंगे हम, ठीक है, कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। रेट इज इक्वल टू द NH3 की जीरो पावर पर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट के जीरो पावर पर डिपेंड कर रहा है। जब किसी भी नंबर का पावर जीरो होता है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह हमारे पास जो रेट निकल कर आएगा वो K के इक्वल निकल कर आएगा। क्लियर? अब यहाँ देखो, अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कंज्यूमशन की फॉर्म में या किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के कंजम्पशन की फॉर्म में या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन की फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं ये भी हमने लिखना सीखा था स्टार्टिंग में। तो देखो, अगर आप रेट को कुछ इस तरह भी लिखना चाहो कि आपका जो अमोनिया है वो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट है, इसकी कंसेंट्रेशन कम हो रही है, तो नेगेटिव साइन के साथ माइनस ऑफ हाफ, इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है आप उससे इस तरह से, ठीक है, माइनस ऑफ हाफ d/dt NH3 कुछ इस तरह से लिखोगे। या फिर अगर आप N2 के प्रोडक्शन की फॉर्म में लिखना चाहो रेट को, तो आप इस तरह से लिख सकते हो d/dt N2, यानी नाइट्रोजन आपका बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन यहाँ पर होगा। और इसके अलावा अगर आप H2 के साथ लिखना चाहो तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इस तरह से आएगा 1/3 d/dt H2, ठीक है। आप इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, आपका रेट जो है वो इक्वली आएगा। यहाँ हमने देखा जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी तो रेट हमारा K के इक्वल आया था। तो ये सारी जो जितनी भी आपने वैल्यूज यहाँ पर अगर आप रखते हो तो वो सब K के इक्वल आएगी। ओके, तो यहाँ हमसे क्या पूछा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन की रेट आपने इस तरह से एक्सप्रेस की है d/dt N2, यहाँ से यहाँ निकाला है हमने। तो वो किसके इक्वल है, K के ही इक्वल है। तो K का जो वैल्यू है वही प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन की, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन भी वही हो जाएगा जो कि इसका K का वैल्यू है। क्लियर हुई है चीज? अब उसके बाद हमने रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 देखा, तो आपने रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, 1/3 d/dt H2 की फॉर्म में, जो कि K के इक्वल था, ठीक है। अब हम यहाँ से d/dt H2 यानी सिर्फ H2 की, या तो 1/3 H2 की जो प्रोडक्शन थी वो K के इक्वल थी, तो यहाँ से सिर्फ H2 की जो हम कंसंट्रेशन निकालेंगे वो 3K के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से d/dt H2 जो है वो 3 into K की वैल्यू यहाँ रख दिया आपने। तो यहाँ से आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से आपको इतना मिला है, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो सिंपल, सिर्फ समझने की जरूरत होती है हमें। आप इसे नोट डाउन करो, फिर आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में बताया है कि एक जो रिएक्शन है वो किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रेफरेंस में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। वहां पर अगर उसी रिएक्टेंट की जिसके रेफरेंस में हमारी जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर बनती है, अगर उस रिएक्टेंट की रिएक्शन को आप डबल कर देते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप हाफ कर देते हो तो उस रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज हमसे पूछी है। तो देखो, आपको रेट बता दी इन्होंने, क्या कहा आपको कि कोई एक रिएक्टेंट है जिसके रेफरेंस में आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर है आपकी रिएक्शन। तो आपको जिस तरह से लिख सकते हो ना रेट को, अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और एक ही रिएक्टेंट दिया हुआ है तो हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं हमारा रेट लो, रेट इज इक्वल टू द K A⁻², एक ही रिएक्टेंट था, दैट्स व्हाई। अब देखो, अगर इसी A को आपने डबल कर दिया तो इस रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा करके देखो, एक ही कंसेंट्रेशन को डबल कर दो, 2 लिख दिया, 2A², तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4K
स्क्वायर, जो आपका इनिशियल रेट था के ए स्क्वायर था, तो ए की कंसेंट्रेशन डबल करने पर वो 4 के ए स्क्वायर हो गया, यानी कि जस्ट 4 गुना यानी 4 टाइम इंक्रीज हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की। तो आप कहोगे इन दिस केस रेट इज इंक्रीज 4 टाइम टू द इनिशियल रेट। ओके, अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसी ए की कंसेंट्रेशन को हाफ तक रिड्यूस किया, हाफ किया, तो आप कुछ इस तरह से अपना रेट लो एक्सप्रेस करोगे। आपने सॉल्व किया इसको, तो आपको रेट जो है वो क्या निकल कर आई, k/4 ऑफ ए स्क्वायर, जो आपका इनिशियल रेट था के ए स्क्वायर, उसका 1/4 हो गई आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इसी कंसेंट्रेशन को हाफ करने पर। तो आप कहोगे नाउ रेट इज 1/4 ऑफ प्रीवियस रेट। ओके, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं, सो सिंपल। सिर्फ आपको अपना दिमाग लगाना होता है कि कौन सी ऑर्डर बता रही है हमें रिएक्शन, किस तरह से हम रेट लो एक्सप्रेस करेंगे। रेट लो आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए किसी भी रिएक्शन का, डिफरेंशिएटेड रेट लो लिखना और इंटीग्रेटेड रेट लो लिखना। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बहुत इजी से कर सकते हो। और उसके अलावा रेट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फॉर्म में आप कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, या किसी रिएक्टेंट की कंजम्पशन की फॉर्म में आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हो, ये भी हमने देखा है। तो ये सारी चीजें हमें आना चाहिए, इन्हीं के बेस पर हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन आज हमने किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉग फाइंड आउट करने का, इससे पहले हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना सीखा था, आने वाले वीडियो में मैं आपको लॉग फाइंड आउट करना सिखाऊंगी। अगर आपके पास लॉग टेबल नहीं है तब भी आप कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स का लॉग फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहां से आपको लॉग में पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, तो उस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे ये हम सीखेंगे और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब हमारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। और एक चीज ध्यान में रखो, जो क्वेश्चन आपने आज जिस तरह के क्वेश्चन करे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, जो कि आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। और नहीं आते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, उसके बाद फिर हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।